दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे, एक ऐसे प्रिंसिपल की बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए रेट लॉ इक्वेशन डिराइव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा मददगार है। सो लेट्स कंसीडर ए very simple reaction which occurs in a single step। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है कि जैसे A कंपाउंड है, यहां पर ये X कंपाउंड है और ये Y में बदल जाता है। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री रिएक्शन। और इस तरह की बहुत सी रिएक्शंस है जो गैस फेज में होती हैं, सॉल्यूशन में होती हैं, जहां पर सीधे हमारे पास क्या है, कई बार एक कंपाउंड है वो सीधा दूसरे कंपाउंड में बदलेगा, या हमारे पास दो कंपाउंड है वो ऐसे कोलाइड करेंगे उनके मॉलिक्यूल्स और एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरा हो जाती है या प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। और इनके लिए जो हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन जब बोलेंगे, रेट लॉ इक्वेशन दैट इज दिस योर dx over dt is proportional to concentration of x, right, raised to power n। ये आपके पास क्या है? So n is known as the order of reaction। तो यहाँ से हम क्या सीधा ऐसे एक्सपेरिमेंटली यहाँ से हम इसकी रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, जैसे जब हम एलपीजी चलाते हैं वहां पर जो फ्लेम होती है उसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं बर्निंग के दौरान, या बहुत सी हमारे पास चेन रिएक्शंस हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, या एटमॉस्फेयर में बहुत सी रिएक्शंस होती हैं। तो वो रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं कि दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में, कि मान लिया एक रिएक्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ये A है और ये क्या बना रहा है, यहाँ पर लेट्स से W बना रहा है, ठीक है। जो W है ये क्या बना रहा है, यहाँ पर लेट्स से X बना रहा है, और जो X है ये क्या बना रहा है, ये हमारे पास लेट्स से कुछ भी हमारे पास बोलेंगे कि लास्ट में प्रोडक्ट। तो यहां से रिएक्शन क्या लीजिए, लेट्स से A फॉर्म्स P, राइट, सीधा। यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस। यहां पर ये एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जो सीधा एक्स वाई में बदल रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये इसका रेट लॉ इक्वेशन है और जो हम क्या यहां से n की वैल्यू हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वी आर कंसीडरिंग अदर एग्जांपल इन व्हिच A इज ए सब्सटेंस व्हिच फॉर्म्स P। और A क्या यहां पर ये दो भी हो सकते हैं ऐसे, let's say A plus B, then we can let's say this P plus W, ऐसे कुछ भी हमारे पास रिएक्टेंट एक है या दो है या तीन है, या फिर प्रोडक्ट है एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेंगे ऐसे। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं क्या बोल रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, राइट। और ये रिएक्शंस एक स्टेप में नहीं होती, कितने स्टेप में होगी, टू और मोर स्टेप्स। हमने यहां पर एग्जांपल लिया है, इसमें हमने तीन स्टेप दिखाए हैं कि जो कंपाउंड हमारे पास A है ये यहां पर क्या टूट करके हमारे पास क्या बना रहा है, W बना रहा है, ठीक है। तो W है ये क्या बना रहा है, यहां पर वो X बना रहा है, और X क्या बना रहा है, वो P बना रहा है। तो द रिएक्शन ऑकर्स इन 3 स्टेप्स, राइट। अब ये तीनों हो गए, 1 2 3, ये तीन रिएक्शंस हैं, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस हो सकती हैं। लेकिन यहां पर जो ओवरऑल रिएक्शन है वो इन तीनों रिएक्शंस का जोड़ है, ठीक है। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे आज देखिए प्लीज। और इसमें देखिए यहां पर ये W और X दो ये स्पीसीज रिएक्शन के बीच में बनती हैं। ये स्पीसीज क्या है, बहुत ही अनस्टेबल होती है, इनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, और इनका बनना हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करके प्रूव कर सकते हैं कि these are species formed during reaction for a very small period of time। These species are highly reactive, are highly energetic, are highly unstable। They
as soon as they are formed, they immediately change into another substance and ultimately we get the product. तो यहां पर इनका अलग से क्या है रेट लॉ हो सकता है, लेकिन जब हम अलग अलग स्टेप्स का रेट लॉ लिखेंगे तो वो रेट लॉज जो तीनों हमने लिखे हैं पूरी रिएक्शन का रेट लॉ नहीं हो सकते। यहां पर क्या है, इस तरह की रिएक्शंस में रेट लॉ इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम एक प्रिंसिपल यूज करेंगे जो क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल, और क्या होता है उसको कई बार उसको हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल। तो उस प्रिंसिपल को डिस्कस करने के लिए हम दोबारा फिर क्या है एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं जो दो स्टेप्स में होगी, ताकि हम उसको बहुत सिंप्लीफाइड ढंग से एक्सप्लेन कर पाए। किसको? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल को। लेट्स सी दिस। तुमने यहां पर लिखा है ये दैट इज A is a reactant, it forms X, then X reaction intermediate forms, let's say B is the product. तो ये एक रिएक्शन है, इसमें क्या है जो A कंपाउंड है वो B बना रहा है और ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। यहां पर K1 क्या है रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप, K2 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड स्टेप। इसमें A जो प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे यहां पर दो स्टेप्स हैं, इनमें क्या होगा प्लीज इन दोनों का जो रेट है, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली जो चेन रिएक्शंस होंगी उनमें जो एक्स है, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है चेन रिएक्शंस में, ये फ्री रेडिकल होता है और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, और यहां से ये जो उसका सेकंड स्टेप है ये बहुत ही फास्ट होता है प्लीज, राइट। क्या होता है? फास्ट होता है सेकंड स्टेप, क्योंकि हमारे पास हम क्या बोल रहे हैं K1 द फर्स्ट स्टेप इज स्लो, क्योंकि यहां पर ये जो कंपाउंड है स्टेबल कंपाउंड है, इक्वल क्या बना रहा है फ्री रेडिकल बना रहा है, ठीक है, और कंपाउंड को फ्री रेडिकल टूटने में बॉन्ड टूटने में टाइम लगता है, इसलिए ये प्रोसेस यहां पर स्लो होगा। जब क्या है कि ये प्रोसेस यहां पर क्या है स्लो है, राइट, और यहां पर ये फास्ट है, देखिए प्लीज। और हम ये जानते हैं कि स्लो स्टेप का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होता है। ये कह लीजिए क्योंकि ये पहला स्टेप स्लो स्टेप है, इसमें फिर क्या है रेट इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए। प्रैक्टिकली क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। या वैसे भी क्या है स्लो स्टेप है, देखिए प्लीज जब x बनेगा और यहां से क्या है ये x एकदम से क्या है b में कन्वर्ट कर जाता है, राइट। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि A ऑलवेज चेंजेस इनटू B एक्सपोनेंशियली, मतलब A B में क्या हमेशा ऐसे ही, जब हमने कर्व दिखाया, अगर हम टाइम के साथ प्लॉट करेंगे जो A हमारे पास रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट में बदलना क्या है ये एक्सपोनेंशियल चेंज है, ऐसे 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 हम इसके धीरे धीरे टाइम के साथ क्या है A B में बदलेगा, या ऐसे क्या है A की अमाउंट धीरे धीरे घट रही है यहां पर प्लेस, ये एक्सपोनेंशियल चेंज। लेकिन रिएक्शन के दौरान एक के साथ दूसरे जो दो वहां पर सब्सटेंसेस है X एंड B, X क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट, B इज द प्रोडक्ट, ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे रिएक्शन के दौरान। हमने क्या बोला कि A तो ऐसे ही बिहेव करेगा, हमेशा धीरे धीरे ऐसे रिएक्ट करेगा ये, राइट। ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये K1 और K2 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने कहा कि अगर हमारे पास ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत हमारे पास फास्ट है, जो कि किसमें होता है चेन रिएक्शंस में होता है, तो X बहुत ही कम बनेगा यहां से, और धीरे धीरे क्या है हमारे पास क्या जितना बनेगा ये यहां से एकदम से B में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पहला स्टेप स्लो है तो जो दूसरा स्टेप है इसका रेट भी इस पे निर्भर करेगा, ठीक है। क्यों? देखिए प्लीज, अगर x यहां पर नहीं बढ़ा तो ये अपने आप बंद हो जाता है ऐसे रिएक्शन की, तो धीरे धीरे x बनेगा, जैसे x बनेगा फिर ये b बना देगा, मतलब सेकंड रिएक्शन का चलना भी
फर्स्ट रिएक्शन के ऊपर ही निर्भर है, फर्स्ट रिएक्शन के ऊपर निर्भर है। और हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से x बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। और इस तरह की रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, व्हेन K1 ये क्या हम कहेंगे बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, और K2 बहुत ज्यादा है। जैसे लीजिए कि लेस K, तो यहां पर ऐसे इस केस में हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो ये हमारे पास A की जो कंसेंट्रेशन कम हो रही है, इधर कंसेंट्रेशन है, इधर हमारे पास ये टाइम है, राइट। तो हमारे पास जो आपका ये बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट कम बनता है ऐसे, धीरे धीरे आके ऐसे इस तरह से, फिर ये इसमें ओके ये हमारे पास इसको यहाँ पर आ जाएगा। और फिर हमारे पास इसका ये जो प्रोडक्ट बन रहा है प्लीज, दैट इज योर B, हमारे पास प्रोडक्ट है ऐसे बन के ये बनेगा आपका प्रोडक्ट लास्ट में, क्योंकि शुरू में हमारे पास क्या प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता है, लास्ट में फिर ये एकदम से यहाँ पर आके ऐसे ये रिएक्शन पूरी हो जाती है, पूरा A B में बदल जाता है, पूरा A B में बदल जाता है। क्लियर? एक केस हो रहा है, अगर ये बहुत फास्ट है, यहां पर पहला स्टेप बहुत फास्ट है, तब क्या यहां पर हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते। क्या आप बोलेंगे हम कि इफ K1 is very high as compared to K2, तो ये पहला प्रोसेस बहुत x बहुत ज्यादा बन जाएगा, ये बहुत स्लो है यहाँ पर ना, ये बहुत स्लो है, फिर वहां पर x बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या रहेगी फिर ये इस केस में, ये प्लेस हमने कहा था कि यहां से ऐसे जो हम कह रहे हैं ये ऐसे बन गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा, फिर आ जाएगा, और ये धीरे धीरे ऐसे, ये क्या आपका x जो हमारा ये वाला केस है, और हम इस केस को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये केसेस कर रहे हैं कि जो हमारे पास x है, हमने क्या दिखाया, देख लीजिए यहां से ये बढ़ रहा है x, और फिर देखिए रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन के बीच में x की जो कंसेंट्रेशन है ये यहां से यहां तक ये लगातार कांस्टेंट है। और हम यही तो बोल रहे हैं क्या कि ड्यूरिंग द रिएक्शन this change in concentration of reaction intermediate with respect to time dx over dt is equal to 0। क्या ये ओके क्या बोलेंगे हम कि during the rate of formation of x minus rate of consumption of x, जैसे कंजम्पशन क्या है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ x, ठीक है, ये दोनों बराबर रिएक्शन के बीच में बोल रहे हैं, रिएक्शन के बीच में, और यही चीज कहलाती है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल, एंड इट इज हाईली यूजफुल इन डेरिवेशन ऑफ रेट लॉ इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जो चेन रिएक्शंस हैं, जो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस हैं, जो बहुत सी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, राइट, या बहुत सी हमारे पास इंडस्ट्रियल रिएक्शंस भी हैं, वहां पर उनके लिए जो रेट लॉ ड्राइव करना है, और फिर हमने क्या उन रिएक्शंस के एप्लीकेशन भी देखने हैं, तो रेट लॉ इक्वेशन ड्राइव करना पड़ेगा, और ये प्रिंसिपल उन रिएक्शंस के रेट लॉ इक्वेशन के डेरिवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे तो उनका रेट लॉ इक्वेशन डेरिवेशन मैथमेटिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये प्रिंसिपल कैलकुलेशंस को एकदम से सिंप्लीफाई कर देता है। नंबर 2 बात क्या होगी कि रेट लॉ जो हम लिखेंगे तो उसमें जो कंपाउंड्स आते हैं उन कंपाउंड्स की कंसेंट्रेशन होनी चाहिए वहां पर जिनकी कंसेंट्रेशन को हम जानते हैं या आसानी से निकाल सकते हैं, और वो रिएक्टेंट्स होते हैं मैक्सिमम केसेस में, या फिर कई बार प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए किसी भी रेट लॉ इक्वेशन में, रिएक्शन इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन नहीं होती, अगर वो है तो रेट लॉ हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, इसलिए हमें उसको एलिमिनेट करना होता है वहां से। सो ऑलवेज द रेट लॉ ऑफ एनी रिएक्शन मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स is expressed
in terms of concentration of reactant or reactants, sometimes it may be in terms of concentration of product, never in terms of concentration of the reaction intermediate, जो हमारे पास रेट लॉ है. ओके, तो यहां से हम इसका कुछ हमने रिएक्शन ली है, इसका रेट लॉ ध्यान चाहेंगे आज देखिए प्लीज यहां से. और इस केस में क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है वो रिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि यहां पर देख लीजिए ये बना हमारे पास, इसकी अमाउंट बहुत ही कम हो जाती है, तो जब ये रिवर्सिबल होगा यहां से, राइट, ऐसे हम लिख देंगे इसको. रिवर्सिबल मींस कि यहां से ये x वापस क्या है, ए में भी कन्वर्ट हो सकता है, ए में भी कन्वर्ट हो सकता है. तो इसमें पर क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज, अगर ये रिवर्सिबल है देन अब यहां पर क्या है, नाउ वी हैव 3 प्रोसेसेस, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड थर्ड स्टेप याद रखना हमारे पास. तो K2 ऊपर आ जाएगा और K3 हम नीचे ले लेंगे यहां पर ना. K2 is the rate constant for the backward process in the first step. So K2 and that is K3. देखिए प्लीज, हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट देखिएगा कि dB over dt, कि जिस रेट से प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्शन का रेट है, राइट. एंड यहां से B का बनना क्या है, वो X की अमाउंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, ऐसे देख लीजिए B का बनना, यहां से देख लीजिए दैट इज K3 into X. ये रेट ऑफ रिएक्शन है. द रेट एट विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब जिस रेट से B बनेगा, और क्या है वो X की जो वहां पर कंसेंट्रेशन है रिएक्शन के बीच में, जो कि कांस्टेंट है प्लीज. अब देख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, रिएक्शन के बीच में यहां से मान लिया कि आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है, और यहां पर लगभग रिएक्शन के आपके मान लिया चलते कितना, आधा घंटा, अप टू लेट्स से 25. मतलब ये जो मैक्सिमम टाइम है रिएक्शन का, उस दौरान रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बहुत ही रिएक्टिव है, जो बहुत यहां पर कम मात्रा में बन रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता. जैसे हम बोल रहे हैं कि ये जो कमरा है इसमें मान लिया हम बैठे हैं, यहाँ पर 40 बच्चे हैं और इस कमरे के 2 दरवाजे हैं, इधर से ये है, मान लिया अगले क्या है, अगले 5 मिनट में इधर से क्या है 5 स्टूडेंट्स अंदर आते हैं और उसी टाइम में क्या 5 बाहर निकल जाते हैं. तो कमरे के अंदर जो स्टूडेंट्स की संख्या वो 40 ही रहेगी, अलग स्टूडेंट्स अंदर भी आए और बाहर भी गए, ऐसे ही होता है ये. लेकिन विद्यार्थियों की कमरे की अंदर जो संख्या है उसमें कोई बदलाव नहीं आता. दोबारा समझिए कि यहां पर हम कह रहे हैं कि कमरे में 40 बच्चे बैठे हैं, अगले 5 मिनट में क्या है, बाहर से 5 बच्चे अंदर आते हैं, वो बैठ जाते हैं, उसी दौरान पिछले दरवाजे से 5 बच्चे बाहर निकल जाते हैं. तो कमरे में कितने हो गए, वही हमारे पास 40 ही बच्चे बचेंगे. और इस तरह की पोजीशन को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट पोजीशन और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, यहां पर यूज कर रहे हैं. अब देखिए इस रेट लॉ में ये X है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो इसकी कंसेंट्रेशन में पता नहीं होती है, तो ये जो रेट लॉ है ये किसी काम का नहीं है. तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए प्लीज यहां देखेंगे कि हम वो क्या बोल रहे हैं कि दिस dx over dt during reaction is equal to 0. रिएक्शन के दौरान x की कंसेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता. चेंज इन अमाउंट ऑफ x ड्यूरिंग रिएक्शन इज 0. देख लीजिए ये कहां से बन रहा है, x कहां से, देखिए प्लीज बन रहा कहां से, दैट इज k1 into a. यहां से a फॉर्म्स x, और जो आपका x है दो तरह से कंज्यूम हो रहा है, दैट इज माइनस k2 into x माइनस दैट इज k3 into x. ठीक है, यहां से देख लीजिए, और ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर है. तो यहां से ये फार्मूला बन गया स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल फार्मूला. उसके अनुसार ये 0 है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे. तो x किससे बराबर आएगा, देख लीजिए इन दोनों को ले जाते हैं, देखिए ऐसे लीजिए, यहां से अगर इसको बराबर कर दें x, तो ये 0 है, लीजिए यहां से देख लीजिए ऐसे कर दिया ये 0. ओके प्लीज, इधर से जाएंगे ये प्लस रहेगा यहां से, राइट. ओके, अब यहां से क्या x इक्वल टू, ऐसे x इक्वल टू दैट इज k1a और
that is your K2। इसे प्लीज हमें क्या लिखा था यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये x जो बैकवर्ड है माइनस K2x। ओके प्लीज, तो यहां से बन जाएगा K2 प्लस K3 प्लस K3। अब ये वैल्यू क्या है, यहां से इसमें पुट कर देंगे, यहां से प्लीज, ठीक है, यहां से पुट कर देंगे। then the rate of reaction is equal to, let's see, that is rate is equal to K3। x की वैल्यू जो हमने वहां पर अभी निकाली है, यहां से द्वारा आप एक बार देख सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है प्लीज, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि यहां से देखिए आप K1A right minus that is K2 into x minus K3 into x, K3 into x, ठीक है। x is equal to जैसे that is K1A and this is your K2 plus K3, K2 plus K3। तो यहां से प्लीज देखिए क्या है हमारे पास ये, अब ये जो फार्मूला है इतना सिंपल फार्मूला नहीं है, ठीक है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ इक्वेशन हमेशा ऐसे सिंपल नहीं आता है, सिंपल नहीं आता है। और इसलिए प्रूव होता है कि यहां पर बेसिकली इस रिएक्शन का रेट एक ही कंसेंट्रेशन पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा। ओके प्लीज, दिस इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन इन केस ऑफ reactions catalyzed by enzymes will be taken in the next video, which is very important topic, of course. Thanks.